हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन क्लासेस और ये जो रिवीजन क्लासेस हैं ये आपके सिलेबस का इंटीग्रल पार्ट है। जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं उसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और थ्योरी के नोट्स आप कवर करते हैं उसको सपोर्ट करते हुए रिवीजन क्लासेस की रिक्वायरमेंट है। यहां से हम क्या काम करेंगे कि एक एक चैप्टर हम पिक करेंगे और एक एक चैप्टर में जितने भी ऐसे कंसेप्ट्स हो सकते हैं जो कि आपको लगता है कि आपको रिवाइज करने चाहिए वो सारे के सारे पॉइंट्स हम एक एक करके आपके सामने लेकर आएंगे। इससे पहले कि मैं उन चैप्टर्स की तरफ बढ़ूं कि जिनके रिवीजन का हमारा ऑब्जेक्टिव है, पहले मैं दो मैटर्स पर बातचीत करना चाहूंगा। मैंने पहले से लिखा हुआ है वाई, रिवीजन क्लासेस की आवश्यकता क्यों है, रिवीजन क्लासेस क्यों करी जाए, और दूसरी बात रिवीजन क्लासेस के पूरे सिस्टम को हम आगे कंडक्ट कैसे करेंगे, हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। पहले इधर रिवीजन क्लासेस क्यों, किस लिए, सीधा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। इतने सारे चैप्टर्स आप पढ़ते, हर एक चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन में इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं, हर कैलकुलेशन में इतने सारे पॉइंट्स हैं। दिमाग बेचारा सिर्फ एक बातों को पता नहीं कब तक स्टोर करके रख सकता है, हम भूल सकते हैं। तो एग्जाम में अगर हमारी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रह पाती है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हम रिमेंबर नहीं कर पाते, एग्जाम में हम रिकॉल नहीं कर पाते, रिकलेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बिलो द मार्क रह जाती। इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। देखो भाई, जो स्मार्ट स्टूडेंट है ना वो रिवाइज को ना ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है जो उसको बाकी स्टूडेंट से काफी आगे ले जाता है। हमने भी इस रिक्वायरमेंट को समझा कि क्यों ना जितने भी चैप्टर्स हमने स्टूडेंट्स को करवा कर दिए उसमें इतनी मेहनत लगी, क्यों ना उन सबको रिवाइज किया जाए। रिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको हम जितनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर लें हमारे लिए उतना ही अच्छा है। अब दूसरा सवाल जो उठता है, हम इस रिवीजन के पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे कैसे। मैं इधर आता हूं जी। हाउ, पहली बात, नो राइटिंग। आप जानते हो जितनी हमारी क्लासें चलती हैं उसमें हम सारे के सारे थ्योरी के नोट क्लास में लिखते हैं और जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनका प्रेजेंटेशन का मैं बहुत ध्यान रखता हूं। इनफैक्ट मेरी क्लासेस में तो रिटर्न वर्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमने डिसाइड करा है कि आखिरकार रिवीजन क्लासेस में क्या रिटर्न वर्क की रिक्वायरमेंट है, नहीं। अगर हम इसके रिटर्न वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, अगर हम सोचे रिवीजन क्लासेस में भी हमको लिखना है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और रिवीजन क्लासेस अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको रिवीजन क्लासेस के सही आउटपुट को अचीव करना है तो इसमें आपने सिर्फ देखना है और सुनना है। ये क्लासेस इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी कि थोड़े से टाइम के अंदर, थोड़े से टाइम से मेरा मतलब है जैसे एक चैप्टर मैंने पिक किया, जैसे पहला चैप्टर मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग शुरू करूंगा। इस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को कवर करने में हमने टोटल 6-7 क्लासेस दी। इतनी क्लासेस में इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हुए, इतने सारे थ्योरी के नोट हुए, ठीक है उतना टाइम उसमें लगाया गया, वेरी गुड। लेकिन जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 और 2 घंटे के बीच में आपको उस पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इतने बड़े चैप्टर को अगर कॉम्पैक्ट वे में रिवाइज करना है तो उसमें रिटर्न वर्क का एलिमेंट नहीं होगा, इसमें आपने सिर्फ सुनना है और देखना है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बात, आप जब भी रिवीजन करें ना तो देखिएगा कि जो कैलकुलेशंस होती हैं वो दो तरीके की है, एक रिपीटेटिव कैलकुलेशंस हैं और दूसरा है न्यू कैलकुलेशंस, यानी हर क्वेश्चन में एक नई बात हमारे सामने आ जाती। आपको डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा
कि ऐसी कौन सी कैलकुलेशन है जो हर क्वेश्चन में आ जाती है, ऐसा कैसा फॉर्मेट है जो हर क्वेश्चन में आ जाता है। वो जो रिपीटेटिव कैलकुलेशन या रिपीटेटिव फॉर्मेट्स है ना, वो आपको तंग नहीं करते हैं। आपको मालूम है ये आपके दिमाग से बाहर निकलने वाले नहीं हैं। आपको मालूम है जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे बनता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे बनता है। आपको मालूम है ये आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है। आपके दिमाग से क्या निकल सकता है, सोचिए। जैसे किसी क्वेश्चन में खास एडजस्टमेंट आई, वो एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, हमने उस एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से समझा। ये वो जो एडजस्टमेंट हुई है, ये जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हुई है, कहीं ये हमारे दिमाग से ना निकल जाए, इसलिए हमारे पास ऐसी न्यू कैलकुलेशंस की, ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलेशन की बाकायदा एक लिस्ट होनी चाहिए। हम उस लिस्ट को बार बार रिवाइज करेंगे, लेकिन उसके लिए वो लिस्ट होनी तो चाहिए, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन की लिस्ट होनी तो चाहिए। अच्छा, यहां पर हम एक काम करते हैं, एक मेहनत मैं करता हूं, एक मेहनत आप करें। जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हो सकती हैं, उनकी लिस्ट मैं बना लेता हूं। पर कई बार ऐसा होता है कि कौन सी कैलकुलेशन कौन से स्टूडेंट को तंग करती है, यह उसे खुद ही मालूम होता है। तो मैं चाहूंगा मेरी तरफ से एक लिस्ट आपको दी जाए, आप भी अपनी एक लिस्ट बनाएं, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस जिनका बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से जब वो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस की लिस्ट हमारे पास होगी, हम एग्जाम से पहले अगर उस लिस्ट को खाली एक बार देख लेते हैं, एक बार वो सारी बातों को गो थ्रू हो जाते हैं, तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि मैं ये कहूं कि अरे यार ये क्वेश्चन मैंने करके तो देखा हुआ है पर प्रोसीजर मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, अब टाइम आ गया है, हम रिवीजन क्लासेस को शुरू करते हैं। मैं जो पहला चैप्टर पिक करूंगा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, उसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आइए जी आगे बढ़ते। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जो नाम है ना, अब असल में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का नाम हो गया पुराना, अब इसको कहा जाता है सर्विस कॉस्टिंग। ओके, पहली बात, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग की जो टेक्निक है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल है। जैसा कि इसका नाम है सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, तो जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करके देती, तो पहला पॉइंट, एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। और सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री जो पॉपुलर इंडस्ट्रीज हैं, जो कि आपके सिलेबस में अच्छे खासे लेवल पर कवर्ड है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, होटल्स हैं, सिनेमा हॉल्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, लाइब्रेरीज, बैंक्स, इंश्योरेंस, कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सबके बारे में अगर आप सोचें तो बेसिकली हम लोग हैं क्या, हम लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, अगर ये जानना चाहें कि भाई अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने पेशेंट को जो सर्विस प्रोवाइड करा के दी जाती है, उसकी कितनी ट्रू कॉस्ट रिकवर करी जानी चाहिए, इसके लिए जो कॉस्टिंग टेक्निक अडॉप्ट करी जाएगी, जो फॉलो करी जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। परफेक्ट। पहली बात, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स को जो सर्विसेज देते हैं, उसकी जो कॉस्ट पता करते हैं, उस कॉस्ट को पता करने के लिए जो टेक्निक डेवलप करी गई है, उस टेक्निक का नाम है सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। परफेक्ट। पॉइंट नंबर 2। ओके, अब देखिए, ऐसी बातें हम कहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में ऐसी बातें नहीं लिखी जाती। मैंने आपको क्या कहा पॉइंट नंबर 2 में, मोर प्रायोरिटी इज टू बी गिवन टू ट्रांसपोर्ट एंड होटल इंडस्ट्री, 90% चांस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज टू इंडस्ट्रीज। आपको ना मैं बड़ी सिंसियर एडवाइस देता हूं, आपका सारा का सारा ध्यान 2 इंडस्ट्रीज की तरफ होना चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और दूसरा होटल इंडस्ट्री। बाकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं आप उनके लिमिटेड क्वेश्चंस करें, या जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करा कर दे रखे हैं, आप ये मान के चलिए इसके अलावा और कुछ भी नहीं।
लेकिन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री में आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो कहीं रुक नहीं जाना चाहिए। आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में और होटल इंडस्ट्री में मैं आपको बता रहा हूं 90% से ज्यादा चांस है, अगर सर्विस कॉस्टिंग में से क्वेश्चन आया तो वो या तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा या होटल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखेंगे ना इस बात को? वेरी गुड जी, ओके। मैं अगली स्लाइड पर आता हूं, पॉइंट नंबर 3। देखो जी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, देखो आप जानते हो कि भाई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री दो तरीके से क्लासिफाई करी जा सकती है, एक पैसेंजर कैरिंग और दूसरा गुड्स कैरिंग। पैसेंजर कैरिंग में आप टैक्सी के बारे में बात कर सकते हैं, कि आप ऑटो के बारे में बात कर सकते हैं, आप बस के बारे में बात कर सकते हैं, मेट्रो के बारे में बात कर सकते हैं, ट्रेन के बारे में बात कर सकते हैं, एरोप्लेन के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन होने चाहिए उसमें पैसेंजर्स। जब मैं कहता हूं गुड्स कैरिंग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, आप ट्रक के बारे में बात करिए, टेम्पो के बारे में बात करिए, या फिर मालगाड़ी के बारे में बात करिए, शिप के बारे में बात करिए, कार्गो के बारे में बात करिए, वो सब क्या है? वो है गुड्स कैरिंग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ओके, जो पैसेंजर कैरिंग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने ऑब्जर्व करे हैं वो 3 तरीके से कैटेगराइज होते। या तो आपसे कैलकुलेट करने को कहा जाएगा कॉस्ट पर किलोमीटर, कि बताइए हमको कितनी कॉस्ट अपने कस्टमर से रिकवर करनी। ऑब्वियसली कितना सिंपल सा फार्मूला है कि अगर जो टोटल कॉस्ट मुझे रिकवर करनी है, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं टोटल किलोमीटर से, तो आ गया कॉस्ट पर किलोमीटर। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करूं जहां खाली पैसेंजर की इंपॉर्टेंस है, वहां किलोमीटर की कैलकुलेशन नहीं सोची जाती। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको क्लासेस में बताया था, जैसे अगर मैं स्कूल बस का एग्जांपल लूं या चार्टर्ड बसेस का एग्जांपल लूं, वहां पे नंबर ऑफ किलोमीटर्स की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। वो सिर्फ सोचते हैं कि गाड़ी में पैसेंजर कितने हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि उनको टोटल कॉस्ट कितनी रिकवर करनी है, कितने पैसेंजर से रिकवर करनी है। सिंपली पैसेंजर से डिवाइड करा जाता है, तो टोटल कॉस्ट गेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर्स, वी गेट कॉस्ट पर पैसेंजर। लेकिन अगर मैं ऑटो टैक्सी जैसे केसेस के बारे में बात करूं, वहां पे कैलकुलेशन किलोमीटर के बेसिस पर होती है, तो वो अपनी टोटल कॉस्ट को किलोमीटर से डिवाइड करना मोर एप्रोप्रिएट समझते हैं। लेकिन जब हम मेट्रो के बारे में, सिटी बसेस के बारे में बात करते हैं, जहां पर दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कि भी पैसेंजर्स कितने हैं और किलोमीटर्स कितने हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, और वी कैन से कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। वहां पे ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है आप उसको पैसेंजर से भी डिवाइड करें और आप उसको किलोमीटर से भी डिवाइड करें। नटशेल में मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप अपनी टोटल कॉस्ट को टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करते हैं, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स का मतलब हो गया कि उसमें पैसेंजर्स भी हो गए और उसमें किलोमीटर्स भी हो गए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने कस्टमर से एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर की कॉस्ट की रिकवरी कितनी करनी चाहिए। अगर मैं गुड्स कैरिंग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ जाता हूं तो वहां पर भी ऑफ कोर्स हो सकता है कि खाली किलोमीटर के हिसाब से रिकवरी करी जाए, तो क्या होगा? आप टोटल कॉस्ट को सिर्फ किलोमीटर से डिवाइड कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि पर किलोमीटर की रिकवरी कितनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कि जी हम तो टन्स के हिसाब से रिकवरी करना चाहेंगे, वैसे टन एक एग्जांपल है, हो सकता है कि आपके बिजनेस में किलोग्राम्स का पैरामीटर चलता हो सकता है लीटर्स का पैरामीटर चलता हो। ऑब्वियसली तब आप क्या कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट पर लीटर या कॉस्ट पर किलोग्राम। पर ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं जिसमें आपको इंफॉर्मेशन टन्स में गिवन होती, तो फिर हम कॉस्ट पर टन की कैलकुलेशन के पैरामीटर पे जा सकते हैं। लेकिन जहां दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं मालगाड़ी के बारे में बात करूं, मैं अगर कार्गो के बारे में बात करूं, वो सोचते हैं कि हमारे लिए किलोमीटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो क्वांटिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो जो कॉस्ट की रिकवरी का बेसिस अडॉप्ट करेंगे उसको कहते हैं कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। वहां पर आपको क्या करना चाहिए? आपको टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना चाहिए टोटल टन किलोमीटर से।
यानी टन से भी डिवाइड करें, किलोमीटर से भी डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट की रिकवरी पर टन पर किलोमीटर के बेसिस पर कैसे करी जा सकती है। अच्छा, इतने डिस्कशन को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कंसेप्ट ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स। पैसेंजर किलोमीटर की कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि कॉस्ट की रिकवरी पर पैसेंजर पर किलोमीटर कैसे करी जानी चाहिए। पैसेंजर किलोमीटर्स कैसे कैलकुलेट करे जाने, देखो जी, फार्मूले के सेंस में अगर कहा जाए, वैसे फार्मूला टर्म अपने आप में सही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम पैसेंजर्स और किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो फिगर हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं पैसेंजर किलोमीटर्स। और अगर हम अपनी टोटल कॉस्ट को पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करें तो अपने को क्या पता चलेगा? कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ओके, इसको सपोर्ट करते हुए चलिए कैलकुलेशन को मैं आपको लिखकर बताता हूं। लेट अस एज्यूम एक ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हमको अपने सभी कस्टमर से टोटल 1 लाख रुपए की कॉस्ट रिकवर करनी है। कितनी? 1 लाख रुपए। और जो गाड़ी हम चलाते हैं, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस हमने कवर करना है 500 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली अगर आप 1 लाख को सीधे 500 किलोमीटर से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट पर किलोमीटर की रिकवरी कैसे होनी चाहिए। लेकिन अगर हम किलोमीटर के साथ साथ मान लीजिए पैसेंजर से भी डिवाइड करते हैं, लेट अस अज्यूम कि जो आप गाड़ी चलाते हैं उसमें एक टाइम पे जब ट्रेवलिंग होती है तो उसमें 100 पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं। तो अगर मैं 100 पैसेंजर से भी डिवाइड कर देता हूं, इफेक्टिवली मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी टोटल कॉस्ट को किलोमीटर से भी डिवाइड कर रहा हूं और पैसेंजर से भी डिवाइड कर रहा हूं। किलोमीटर से डिवाइड करके कॉस्ट पर किलोमीटर हो गई, पैसेंजर से डिवाइड करके कॉस्ट पर पैसेंजर हो गई। इसी बात को दूसरे शब्दों में कैसे कहा जा सकता है कि जो डिजायर्ड कॉस्ट है जो कि हमको अपने कस्टमर से रिकवर करनी है, अगर वो 1 लाख रुपए है तो आप इसको किससे डिवाइड करें? वेल, नंबर ऑफ किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ पैसेंजर्स। मल्टीप्लाई करके आपको क्या पता चल जाता है? 50,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। आप जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे, रिकवरी रेट आपके पास क्या आ जाएगा? ₹2 पर पैसेंजर पर किलोमीटर। अच्छा, एक बात स्टूडेंट कई बार कहते हैं कि सर अपने को ये नाम बड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या बात हुई भला? पैसेंजर किलोमीटर्स, कितना अजीब सा नाम है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये कहूं कि जरा 2 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करिए तो क्या ये नहीं कहा जाता 6 सेंटीमीटर और वी कैन से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर? इस तरीके से आप कहते हैं ना, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर यही बात अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे आप 2 सेंटीमीटर को 3 लीटर से मल्टीप्लाई करके बताइए तो आप कहेंगे सर ये तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं कि 2 और 3 मल्टीप्लाई होते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लिखा जाएगा? सेंटीमीटर और लीटर्स को जबरदस्ती मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी थोड़ा अजीब सा ही आएगा। नाम हो गया सेंटीमीटर और लीटर्स। सिमिलरली अगर आप पैसेंजर्स और किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे तो ये मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर ये काम करते हैं तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट थोड़ा अजीब सा तो आपको दिखेगा ही, इसलिए उसका नाम पड़ गया पैसेंजर किलोमीटर्स। अच्छा, जरा फिर से वापिस आइए। अच्छा, गुड्स कैरिंग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो हैं वो तो कैलकुलेट करना चाहेंगे टन्स और किलोमीटर्स के पैरामीटर पर। ऐसी सिचुएशन में जब वो टोटल टन किलोमीटर्स कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला क्या हुआ भला? वेल, नंबर ऑफ टन्स मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ किलोमीटर्स। कंसेप्ट कुल मिलाकर सेम है, दोनों के पास किलोमीटर्स की कैलकुलेशन है, लेकिन पैसेंजर कैरिंग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को पैसेंजर का शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है और गुड्स कैरिंग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को या टन्स या फिर किलोग्राम्स या फिर लीटर्स या कोई और मेजरमेंट, वो टर्म उनको यूज करना पड़ सकता है। तो जितनी भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के क्वेश्चन होंगे उसमें होगा यही कि जितनी भी टोटल कॉस्ट की डिटेल्स आपके पास हो, आपको उन टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है या तो नंबर ऑफ किलोमीटर से
ताकि कॉस्ट पर किलोमीटर पता चले, या डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ पैसेंजर से ताकि कॉस्ट पर पैसेंजर पता चले, या डिवाइड करें टोटल पैसेंजर किलोमीटर से और आपको पता चल जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। और गुड्स कैरिंग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में अगर वो डिवाइड करते हैं टन किलोमीटर से तो उनको पता चलेगा कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैं आपको ऑफ कोर्स इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर भी लेकर आऊंगा, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय कौन कौन से ऐसे टेक्निकल पॉइंट आते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं उन मैटर्स पर भी थोड़ी देर में आता हूं, पर पहले सोचता हूं कि जो अदर सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। जरूर। ये जी मैं अगली स्लाइड पर आ गया। जैसा मैंने आपको कहा था कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बाद होटल इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, होटल इंडस्ट्री में कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सुनेगा जी। द ऑब्जेक्टिव इज टू एसर्टेन द रिकवरी रेट ऑफ कॉस्ट पर रूम पर डे। मेरे भाई, ये आपका हॉस्टल नहीं है कि जहां पर रेंट का डिसीजन पर मंथ बेसिस पर होता होगा। होटल में क्या होता है कि रिकवरी रेट डिसाइड होता है पर डे पर रूम पर डे। इसका मतलब जब वो अपने कॉस्ट का रिकवरी रेट डिसाइड करेंगे तो उनके दिमाग में क्या सोच है कि उनको अपनी टोटल कॉस्ट को रूम्स से भी डिवाइड करना है और डेज से भी डिवाइड करना है। रूम से डिवाइड करके रिकवरी रेट पर रूम आ जाएगा और डेज से डिवाइड करके रिकवरी रेट पर डे भी आएगा। लेकिन यूं भी कह सकते हैं कि अगर आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें सीधा टोटल रूम्स डेज से, रूम्स डेज यानी नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लीकेशन, तो सीधे आपको होटल इंडस्ट्री का रिकवरी रेट पता चल जाएगा। दैट इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट पर रूम पर डे। उसी तरीके से जब आप सिनेमा हॉल के बारे में बात करते हैं तो सिनेमा हॉल का पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। वो कहते हैं देखो भाई, ये सिनेमा हॉल है, इसमें इतनी सारी सीट्स हैं, हमको रिकवरी एक एक सीट की करनी पड़ती है और दिन में बड़े सारे शो चलते हैं। और मल्टीप्लेक्स का अगर एग्जांपल लें तो इतने सारे शोज हैं कि उनको तो आप सोचिए दिन में 7-8 भी हो सकते हैं, 10-12 भी हो सकते हैं। वो कहते देखो, अपनी जो डिजायर्ड कलेक्शंस हैं, जो कॉस्ट की रिकवरी हमको करनी है प्रॉफिट के साथ, हमको सोचना पड़ता है कि कितने शोज हम चलाते हैं, हमको सोचना पड़ता है एक एक शो जब चलता है तो कितनी सीट्स ऑक्यूपाई होती हैं। तो उससे हमको यह पता चलेगा कि डिजायर्ड रिकवरी पर सीट पर शो कितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में क्या होता है, बहुत ज्यादा सीटें होती है भाई, उसमें रियर स्टॉल होता है, फ्रंट स्टॉल होती है, बालकनी भी होती है और उसमें अलग अलग प्राइसेस होते हैं। हमको उस अलग अलग प्राइसेस के मैटर को भी डिस्कस करना पड़ता है। तो सिनेमा हॉल्स में आपका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिकवरी रेट डिसाइड किया जाए एक एक सीट को लेकर, एक एक शो को लेकर। तो होटल इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, सिनेमा हॉल की अपनी रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हम हॉस्पिटल्स पर पहुंचते हैं, भाई हॉस्पिटल्स के केस में आप पहले सोचेगा कि हॉस्पिटल्स और होटल इंडस्ट्री को अलग कैसे किया जाए। होटल इंडस्ट्री कहती है जी देखो, ये रूम्स हैं और यहां पर आके रहते हैं गेस्ट। हॉस्पिटल वाले कहते हैं ये रूम्स हैं और यहां पर आते हैं पेशेंट्स। कुल मिलाकर पॉइंट ऑफ व्यू वही है भाई, पैसे तो यहां से भी कमाने वहां से भी कमाने। मैं ये कह रहा हूं भाई, यहां भी रूम ऑक्यूपाई होते हैं, वहां भी ऑक्यूपाई होते हैं, यहां पे ऑक्यूपाई करते हैं, होटल में ऑक्यूपाई करते हैं गेस्ट और हॉस्पिटल में ऑक्यूपाई करते हैं पेशेंट्स। तो हॉस्पिटल्स के केस में क्या होता है कि रिकवरी रेट डिसाइड करना होता है पर पेशेंट पर डे। होटल वाले क्या कहते हैं, पर रूम पर डे। अच्छा, पेशेंट को कई बार वो पेशेंट टर्म अगर नहीं बोलते तो बेड टर्म बोलते हैं, तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिकवरी रेट डिसाइड करना पड़ता है पर बेड पर डे। उनका फार्मूला भी वही है कि जो टोटल कॉस्ट उनको रिकवर करनी है, अगर उस टोटल कॉस्ट को वो नंबर ऑफ बेड से भी डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ डेज से भी डिवाइड करते हैं तो उनको पता चल जाता है रिकवरी रेट पर बेड पर डे। और वी कैन से फार्मूले को कैसे सम अप किया जा सकता है कि अगर आपकी जो टोटल कॉस्ट है आप उसको डिवाइड कर दें टोटल बेड्स डेज से, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने बेड से भी डिवाइड करा और आपने डेज से भी डिवाइड करा, तो रिकवरी रेट पर बेड पर डे आ गया।
ठीक बात है जी। अगर मैं चार्टेड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स या लॉयर्स के बारे में बात करूं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई हमको तो डिसाइड करना है रिकवरी रेट पर क्लाइंट या पर पेशेंट, या फिर जैसा भी आप पैरामीटर अडॉप्ट करना चाहें, जो आपको ठीक लगे जी। तो हॉस्पिटल्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स के केस में अपनी अपनी कन्वीनियंट के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए रिकवरी रेट डिसाइड करे जाते हैं। अच्छा, जब मैं पॉइंट नंबर 10 पर आता हूं, देखो जी ऐसा है, मैं ये कह सकता हूं कि दो तरीके के रिकवरी रेट होते हैं। एक तो हो गए सिंपल रिकवरी रेट, दूसरे को मैं कह सकता हूं कंपोजिट, आप इसको कॉम्प्रिहेंसिव भी कह सकते हैं। सिंपल रिकवरी रेट में क्या होता है कि आप एक ही बेस डिसाइड करते हो, एक ही बेस आप डिसाइड करते हैं। आप जैसे ये कहते हो कि मुझे रिकवरी रेट डिसाइड करना है पर किलोमीटर, तो आपने सिर्फ एक नाम बोला किलोमीटर। आपने कहा जी मुझे डिसाइड करना है पर क्लाइंट, आपने बस एक नाम बोला पर क्लाइंट। आपने कहा जी कॉस्ट पर स्टूडेंट, आपने एक नाम बोला स्टूडेंट। लेकिन जब बेसिस एक से ज्यादा हो जाए तो वो कंपोजिट हो जाते हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाते हैं। जैसे आप कहते हो पर पैसेंजर पर किलोमीटर, आप कहते हो पर टन पर किलोमीटर, आप कहते हो पर रूम पर डे, आप कहते हो पर सीट पर शो। तो जब भी रिकवरी बेस एक से ज्यादा होता है तो उसको कंपोजिट टर्म दिया जाता है, और जब भी रिकवरी रेट सिर्फ एक होता है तो उसको नाम दिया जाता है सिंपल। अब थोड़े प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं अगली स्लाइड पर आता हूं। आप देखेंगे अब मैंने हेडिंग डाली है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब मैं क्या करूंगा कि जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने इस चैप्टर में कवर करे, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपको करवा कर दिए, उसमें ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि उसको रिवाइज करना जरूरी है, एक एक करके वो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर आता हूं। मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहराना चाहूंगा कि कुछ बातें मुझे लग सकती है कि मुझे स्टूडेंट को दोबारा बतानी है, पर हो सकता है कोई स्टूडेंट ये कहे कि कोई कैलकुलेशन अगर मुझे खुद स्पेसिफिकली किसी बात को लेकर तंग करती है तो वो लिस्ट तो भैया आपको बनानी पड़ेगी। तो जी मेरी तरफ से डिस्कशन शुरू होता है। पहली चीज मैं क्या देखता हूं कि ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस हुए जिसमें जब क्वेश्चन में जितनी भी कॉस्ट की डिटेल्स गिवन होती थी, जब हम उसका टोटल कर लेते थे, तो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बनाया। मान लीजिए कमीशन को छोड़कर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹70,000। आप सोचिए शुरू में ऐसे कितने सारे क्वेश्चन आए। लेट अस अज्यूम कि जितने भी एक्सपेंसेस हमें गिवन थे, हमने सारे एक्सपेंसेस का टोटल किया। उसमें जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस है, जितने भी रनिंग एक्सपेंसेस थे, उन सब का टोटल किया गया, पर अभी उसमें कमीशन ऐड नहीं करा गया। और कमीशन को छोड़कर जितनी भी बिजनेस की टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, उसका अमाउंट हमको दिखा 70,000। वेरी गुड जी। फिर क्वेश्चन ने कुछ मैसेज हमको दिए कि भी वो जो कमीशन है ना, वो टेकिंग्स का 10%, टेकिंग्स आप जानते ही हैं, जो टोटल कलेक्शंस होती हैं उसी को टेकिंग्स कहते हैं। फिर उन्होंने दूसरा मैसेज दिया कि प्रॉफिट जो है वो टेकिंग्स का 20% है। टेकिंग्स कैलकुलेट करें, कितनी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है और कितने सारे क्वेश्चन में ये आपसे पूछी जाती रही। देखो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। आप ये मान लीजिए कि वो जो टेकिंग्स हैं वो ₹X है। इसका मतलब जो कमीशन है वो उस टेकिंग्स का अगर 10% है तो उसको 0.1x 0.10x कहा जा सकता है। और प्रॉफिट जो है वो चूंकि टेकिंग्स का 20% है तो उसको 0.20x कहा जा सकता है। अब सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर 70,000 है टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, उसमें अगर आप ऐड कर देते हैं कमीशन जो है 0.10x, तो इफेक्टिवली ये टोटल कॉस्ट हो गया। मैं ये कह सकता हूं इन दोनों का जो टोटल है वो टोटल कॉस्ट हो गया। और अगर मैं टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करता हूं दैट इज 0.20x, यानी जो टोटल टेकिंग्स है उसका 20%। सो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जिसको कि आप वैसे कहते हैं टोटल सेल्स वैल्यू, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में उसको टेकिंग्स कहा जाएगा। ऑफ कोर्स इस इक्वेशन को सॉल्व करके बड़े आराम से पता चल जाएगा कि आपकी जो टेकिंग्स हैं, जो आपकी टोटल कलेक्शंस हैं वो ₹1 लाख है।
ऑफ कोर्स आप ये प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, पर कई बार हम इसको और ज्यादा सिंपल वे में और फटाफट तेज स्पीड से कर लेते हैं। ये हम कैसे करते हैं, देखिए भाई, आप जानते हो टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टेकिंग्स। अगर ऐसे सोच लिया जाए कि अगर टेकिंग्स 100 है, लेट अस अज्यूम, तो प्रॉफिट 20 रुपीस हो गया, कमीशन 10 रुपीस हो गया, तो विदाउट एनी डाउट जो टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन है वो तो फिर 70 हुआ ना। अच्छा, आप कहते हो कि एक्सक्लूडिंग कमीशन कॉस्ट मुझे मालूम है 70,000 गिवन। अगर 70,000 आप जानते हैं और वो 70 को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत आराम से आप बता सकते हो कि 10 कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव कितना है, 20 प्रॉफिट का रिप्रेजेंटेटिव कितना है, और 100 टोटल कलेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव कितना है। तो ये जो आप लोगों ने मैथ्स में शुरू में बचपन में यूनिट मेथड पढ़ा था, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट मेथड अप्लाई करें या फिर आप कमीशन की कैलकुलेशन को एक्स के हिसाब से डील करें, दोनों अपने आप में ठीक है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो प्रैक्टिकल में पहला पॉइंट मैंने यही पिक करा। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन थे जो हमने शुरू में डील करे थे जिसमें इस तरीके की सिचुएशन आती, तो हमने एक तरीके से इसको रिवाइज कर लिया कि या तो एक्स की कैलकुलेशन को आप इस तरीके से डील कर सकते हैं, या फिर कलेक्शंस को 100 मानकर भी आप टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, कमीशन, ये सारी कैलकुलेशन को डील कर सकते हैं। परफेक्ट है ना, बड़ी अच्छी बात है। देखो जी, ये जो वीडियो है ना, हमें इसके ड्यूरेशन का बड़ा ध्यान रखना है। एक ही वीडियो बनेगा, उसका ड्यूरेशन 1.5 घंटे से 2 घंटे की रेंज में होगा, और इसमें हमको पूरा का पूरा चैप्टर, इसके जितने भी थ्योरी के नोट्स हो सकते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सब हमने आपको बताने। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरी बात जो मैंने सोची है कि देखो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं और हमने हर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट बनानी होती है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट से कभी भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। पहले आपको यह डिसाइड करना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कॉस्ट पर किलोमीटर? अगर ऐसा है, अगर ये टैक्सी का क्वेश्चन है, आपकी खुद की गाड़ी का क्वेश्चन है, या एम्प्लॉयर की गाड़ी का क्वेश्चन है, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप कैलकुलेट करके रख लो टोटल किलोमीटर्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बाद में बनेगा। अगर आप सोचते हो कि भाई आप एक ऐसे केस को डील कर रहे हो कि जिसमें किलोमीटर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, खाली पैसेंजर की इंपॉर्टेंस है, तो पहले से कैलकुलेट करके रख लो नंबर ऑफ पैसेंजर्स। और अगर डीटीसी मेट्रो जैसा कोई केस डील कर रहे हो, तो पहले से कैलकुलेट करके रख लो पैसेंजर किलोमीटर्स। ट्रक का केस डील कर रहे हो तो पहले से कैलकुलेट करके रख लो टन किलोमीटर्स। स्टेप 1, पहले से कैलकुलेट करके रख ले किलोमीटर या पैसेंजर्स, या पैसेंजर किलोमीटर्स, या टन किलोमीटर्स। फिर आप स्टेप नंबर 2 में जाए। उसमें जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते, तो वो स्टेटमेंट बनाते समय आपने हमेशा से स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग एक्सपेंसेस को अलग अलग रखा है। स्टैंडिंग चार्जेस भाई फिक्स्ड नेचर के एक्सपेंसेस हो गए, यानी गाड़ी ज्यादा चले कम चले हमें क्या फर्क पड़ता है, ये एक्सपेंडिचर जितना है उतना ही रहेगा। भाई जैसे मान लीजिए आप रेंट पे करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको अपनी गाड़ी पे डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करना है, हालांकि डेप्रीसिएशन के वेरिएबल कॉस्ट के माने जाने के भी पैरामीटर्स हैं, वो हम इसी कंसेप्ट में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद रनिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं जो वेरिएबल एक्सपेंसेस की नेचर के हैं, जैसे जब आप डीजल कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो, पेट्रोल कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो, मेंटेनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है फिर वो रनिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट में जाएंगे। मैं ये भी बता दूं कि स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग एक्सपेंसेस सिर्फ एक रेकमेंडेड बेसिस है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि जब मैं टोटल कॉस्ट पता करूंगा और मैं स्टैंडिंग और रनिंग एक्सपेंसेस का डिफरेंस नहीं करना चाहता, तो ये उसकी चॉइस है, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन तो है ही। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट जब बनाएं तो स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग एक्सपेंसेस का एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन आप रखें। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा।
ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट किस लिए बनाई जा रही है? क्योंकि हम ये डिसाइड करें कि हमको अपने बिजनेस की जो कॉस्ट है वो अपने कस्टमर से रिकवर कैसे करनी। मेरे भाई, जब हम कॉस्ट रिकवर करते हैं ना, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर करते हैं। फिक्स कॉस्ट यानी स्टैंडिंग चार्जेस, वेरिएबल यानी रनिंग एक्सपेंसेस। तो नोट नंबर 1 में मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं वो ये कि जब भी स्टैंडिंग चार्जेस का, मेरा मतलब है फिक्स कॉस्ट का रिकवरी रेट डिसाइड होगा, वो हमेशा टोटल बेसिस पर आप डिसाइड करिएगा। लेकिन रनिंग एक्सपेंसेस का रिकवरी रेट इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड किया जाना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, आपके पास बड़े सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, आप एक काम करें, अपने सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस का करें टोटल। फिक्स्ड एक्सपेंस को इंडिविजुअल बेसिस पर मत सोचेगा। भाई फिक्स्ड एक्सपेंस में जैसे आप स्टाफ को सैलरी देते हो, आप बिल्डिंग का रेंट पे करते हो, इंडिविजुअल फिक्स्ड कॉस्ट पे डिस्कशन मत किया जाए, फिक्स कॉस्ट का करा जाए टोटल। जब एक बार टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ जाए, अब ये सोचेगा कि ये हम आखिरकार अपने कस्टमर से रिकवर कैसे करें, और रिकवरी रेट एस्टेब्लिश करिएगा टोटलिटी के प्रिंसिपल पर। लेकिन रनिंग एक्सपेंसेस जैसे पेट्रोल, डीजल, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इनके रिकवरी रेट हमेशा इंडिविजुअल प्रिंसिपल पर डिसाइड करे जाने चाहिए, जैसा कि मैं नोट नंबर 1 में कहने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि सर आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप डीजल का कॉस्ट, पेट्रोल के कॉस्ट को सेपरेटली क्यों बताना चाहते हैं? तो सुनिएगा भाई, हम भी जब अपनी गाड़ी चलाते हैं तो क्या यह बात सच नहीं कि वेरिएबल एक्सपेंसेस, खास तौर पे पेट्रोल के कॉस्ट पर हमारी नजर रहती। हम ये सोचते हैं कि भैया ये पेट्रोल हमने आज डलवाया, ये गाड़ी कितने दिन चल जाएगी, कितने किलोमीटर चल जाएगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। वो जानते कि भी फिक्स कॉस्ट तो ना कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं, उसके ऊपर इंडिविजुअल कंट्रोल करके कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन अगर बिजनेस में मान लीजिए हमको कॉस्ट को कम करना है, कंट्रोल के प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, तो वेरिएबल कॉस्ट पे बड़ी इफेक्टिवली वो इंप्लीमेंट करा जाता है। अगर हमको लगता है कि कॉस्ट को कम करनी है, तो डीजल कॉस्ट को कम करने का सबसे पहला स्टेप लिया जा सकता है। वेरिएबल एक्सपेंसेस कंट्रोल के पर्पसेस के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिवली यूज करे जाने चाहिए। इसलिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक एक वेरिएबल कॉस्ट की सेपरेटली रिकवरी कैसे करी जाती। तो वेरिएबल कॉस्ट का रिकवरी रेट हमेशा इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट का रिकवरी रेट हमेशा टोटल के प्रिंसिपल पर डिसाइड किया जाता है। यह बात मैंने आपको नोट नंबर 1 में कहकर बताई है। अच्छा जी, नोट नंबर 2 पर आते हैं। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको रिपेयर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। वेल, रिपेयर से मेरा मतलब है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। पहली प्रायोरिटी है ना, आप रिपेयर को ना हमेशा वेरिएबल कॉस्ट मानिएगा। कोई आपसे पूछे रिपेयर क्या होता है, आप कहिएगा वेरिएबल कॉस्ट होता है। अगर मशीन ज्यादा चलेगी, गाड़ी ज्यादा चलेगी, तो रिपेयर की कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगी। आप अपनी गाड़ी के केस में भी ऐसा सोच सकते। लेकिन कभी कभार किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिखता है कि रिपेयर्स के साथ लिखा है पर मंथ, रिपेयर्स के साथ लिखा है पर एनम। जब किसी कॉस्ट के साथ पर मंथ या पर एनम लिखा हुआ मिल जाए, तो आप और मैं उसका क्या मतलब निकालेंगे कि भाई पर मंथ हर महीने इतने रुपए खर्च होकर रहेंगे। रिपेयर की रिक्वायरमेंट है तो भी, नहीं है तो भी, रिपेयर की रिक्वायरमेंट कम भी है तो भी, ज्यादा भी है तो भी, एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है। तो इस तरीके का मैसेज आपको, ये इंडिकेशन है, आपको ये मैसेज है कि जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएं, तो आप रिपेयर्स को फिक्स कॉस्ट मानकर इसका आप आंसर दें। वेरी गुड। आप लोगों ने शायद कभी एएमसी के बारे में सुना होगा, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। भाई आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, चलो कंप्यूटर भी हो सकता है आपने उसका एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करवा रखा हो सकता है कोई कंपनी आपको ये कहे कि भी आप हमको 1 साल के 2000 रुपए दीजिए। आपका कंप्यूटर साल में 1 बार खराब हो, 10 बार खराब हो, 50 बार खराब हो, आके ठीक करेंगे, 1 रुपया फालतू नहीं लेंगे। लेकिन अगर एक बार भी रिपेयर की रिक्वायरमेंट नहीं, तो जो पैसे आपने दिए थे आप उसको भूल जाइए।
अब आपको मालूम है कि ये एक्सपेंडिचर इतना है तो इतना है, तो ये मैसेज है कि रिपेयर यहां पे फिक्स कॉस्ट मान लिया जाए तो मोर एप्रोप्रिएट है। आप इस बात को समझ रहे ना? अच्छा, उसी तरीके से डिस्कशन को अगर मैं डेप्रिसिएशन पर ले आऊं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर क्वेश्चन ये मैसेज दे कि जो गाड़ी आप चलाते हैं उसकी लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स में है, ये गाड़ी 10 साल चलेगी, बस क्वेश्चन ये कह के चुप हो गया, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया जाए, बात खत्म। तो आप हमको क्या कहना चाहते हैं कि इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन इतना है तो इतना ही है, ना इससे 1 रुपया कम है ना इससे 1 रुपया ज्यादा है। अगर आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन दोगे तो हमारे लिए यह मोर एप्रोप्रिएट ओपिनियन होगा कि डेप्रिसिएशन को फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में काउंट कर लिया जाए, ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप गाड़ी की यही इकोनॉमिक लाइफ नंबर ऑफ किलोमीटर्स में बता दो तो बस ऐसे एजम्पशन कि भी ये गाड़ी है, आपने खरीदी 10 लाख रुपए की और इसकी इकोनॉमिक लाइफ है 1 लाख किलोमीटर, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन हो गया ₹10 पर किलोमीटर। अब किसी पर्टिकुलर पीरियड में मान लो गाड़ी कम चल गई तो किलोमीटर्स कम रिकॉर्ड हुए तो डेप्रिसिएशन भी कम ही रिकॉर्ड होगा। किसी दूसरे पीरियड में किलोमीटर ज्यादा रिकॉर्ड हो गए तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर डेप्रिसिएशन किलोमीटर्स पे डिपेंडेंट हो गया। और रनिंग एक्सपेंस क्या है? रनिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो किलोमीटर के हिसाब से वेरी करता है। ज्यादा किलोमीटर होने पे वो कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, कम किलोमीटर होने पे वो कॉस्ट कम हो जाता है, तो वो रनिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में ऑब्वियसली जाएगा। तो तब उसको रनिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में काउंट करना भी चाहिए। जब भी आपको कहा जाए टेकिंग्स, उसका मतलब हमेशा होता है कमीशन। तो हम इस समय पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात कर रहे थे। मैं फिर से कहूंगा, जब भी आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का क्वेश्चन डील करें तो पहले किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको एडवाइस है ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते समय स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग एक्सपेंसेस को अलग अलग क्लासिफाई करिएगा। स्टैंडिंग चार्जेस का रिकवरी रेट टोटलिटी के प्रिंसिपल पर और वेरिएबल एक्सपेंसेस का रिकवरी रेट इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड किया जाना चाहिए। रिपेयर्स को लेकर पहली प्रायोरिटी कि आप उसको वेरिएबल कॉस्ट माने, लेकिन अगर पर मंथ पर एनम हो तो फिक्स कॉस्ट मानने की रिकमेंडेशन है। ओके, डेप्रिसिएशन को फिक्स कॉस्ट भी माना जा सकता है, वेरिएबल कॉस्ट भी माना जा सकता है। यह इस बात पे डिपेंड करता है कि गाड़ी की इकोनॉमिक लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स में है के नंबर ऑफ किलोमीटर्स में है। कलेक्शंस, टेकिंग्स, ओके जी, वेरी गुड। अब मैं आता हूं जी अगली स्लाइड की तरफ। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ नेट कलेक्शंस एंड जीएसटी। ओके, इस कंसेप्ट को समझाने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। ये सारी बातें अभी आप मत पढ़िए, और ये एग्जांपल मैं आपको अपने ही रिलेशन में देता हूं। देखो जी, हम स्टूडेंट से जो हम सर्विस प्रोवाइड करा कर देते हैं उसका एक अमाउंट चार्ज करते हैं। लेट अस अज्यूम हमने स्टूडेंट से चार्ज किया ₹12,000। कितना? ₹12,000। और आप जानते हो जो अमाउंट चार्ज किया जाता है वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है, इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। और जीएसटी तो हमें आगे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है। अच्छा चलिए, 12,000 के मैं इस तरीके से 2 हिस्से कर देता हूं। उसमें पहले को मैं कहूंगा जीएसटी और दूसरे को मैं कहूंगा बैलेंस अमाउंट, जिसको कि टेक्निकली कहा जाता है नेट अमाउंट। आप इसको बैलेंस कहना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन टेक्निकली इसको कहा जाएगा नेट अमाउंट। नेट अमाउंट से हमारा मतलब है कि जो भी अमाउंट हमको हमारे स्टूडेंट से मिला है उसमें जीएसटी को हटा दिया जाए तो बाकी नेट अमाउंट हमारा है। बाकी अमाउंट हमारा है, इसलिए हमने टर्म यूज किया नेट। अच्छा चलिए, जीएसटी का रेट आप जानते हैं कि 18% है हमारे ऊपर। तो हमें ये बात ऐसी बताता हूं अब आपको कि अगर हमने आपसे 12,000 चार्ज किया है तो उसमें जीएसटी का अमाउंट कितना हुआ। सुनेगा जी, अगर वैसे स्टूडेंट से फी चार्ज करी जाए 100 रुपीज, उस पे 18 रुपीज का जीएसटी लगा दिया जाए तो इसका मतलब स्टूडेंट से फी चार्ज करी जाती है 118 इंक्लूडिंग जीएसटी।
हम कहेंगे सर इंक्लूडिंग जीएसटी तो 12,000 है। हमने कहा अरे भाई वही तो कह रहे हैं ना, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है और इंक्लूडिंग जीएसटी अपने आप में 118 को रिप्रेजेंट करता है। तो सोचिए उसमें 18 की फिगर कितनी हुई। बहुत आसान है, 12,000 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड विद 18, ये आपको कितना मिला? अप्रोक्सीमेटली 1831। अगर हमने टोटल 12,000 का अमाउंट चार्ज किया, उसमें 1831 अगर जीएसटी का अमाउंट है, तो बाकी का नेट अमाउंट रहा हमारे लिए 10169। क्या मैं ठीक बता रहा हूं जी? ओके, अब ये जो नेट अमाउंट है मैं इसको कैसे समझाऊं जी? ये आपने हमको दिया और हमें दिया। जो जीएसटी का अमाउंट है वो तो गवर्नमेंट के खाते में चला गया। अच्छा, ये जो नेट अमाउंट है हम इसके करेंगे दो हिस्से। भाई इसमें हमारी कॉस्ट भी है, ऑब्वियसली इसमें हमारा बैलेंस प्रॉफिट भी है, फॉर श्योर। जब मैं कहता हूं कॉस्ट, तो कॉस्ट हो गई दो तरीके की, इसमें हमारी फिक्स कॉस्ट भी है और इसमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी है। और बड़ी सारी फिक्स कॉस्ट हो सकती है और बड़ी सारी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। तो अब इस पूरे सिस्टम को थोड़ा उल्टा करिए। अभी तो आपने यहां से शुरू करा ना, अब मैं एक काम करता हूं, रिवर्स गियर में गाड़ी चलाता हूं, नीचे से शुरू करता हूं। पहले क्यों ना मैं अपने सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऐड करूं। एक बार फिक्स्ड एक्सपेंसेस का टोटल आ जाए तो फिर मैं एक एक करके अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस का टोटल करूंगा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वेरिएबल एक्सपेंसेस के टोटल को फिर मैं कहूंगा ये मेरी टोटल कॉस्ट है। एक बार टोटल कॉस्ट मेरे पास आ जाए तो मैं उसमें अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करूंगा, उसको मैं नाम दूंगा मेरी नेट कलेक्शंस। और नेट कलेक्शंस में ऐड होगा जीएसटी, और जीएसटी ऐड करके मुझे पता चल जाएगा कि टोटल मेरी कलेक्शंस कितनी। अब इस सिस्टम को हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में किस तरीके से हैंडल करते हैं देखिएगा जी। जिन क्वेश्चंस में आपको जीएसटी का रेट गिवन हो तो आप स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली पहले आप अपने सारे स्टैंडिंग चार्जेस लिखेंगे, ओके। उसमें आप एक एक करके सारे रनिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, ओके। आपकी टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। एक बार टोटल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए तो आप उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करें, तो जो अमाउंट आए उसको आप नाम दीजिएगा नेट कलेक्शंस। और नेट कलेक्शंस में फाइनली जीएसटी ऐड होगा और आपको पता चल जाएगा आपका टोटल कलेक्शंस। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पुरानी बुक्स में या फिर जो क्वेश्चन जीएसटी के आने से पहले एग्जाम में आते थे, तो जो टर्म यूज किया जाता था उस टर्म का नाम था पैसेंजर टैक्स। पर जीएसटी के आने से सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो गए, पैसेंजर टैक्स भी एबॉलिश हो गया। अब सिर्फ एक ही टर्म हमारे पास रह गया और वो है जीएसटी। परफेक्ट। कई बार स्टूडेंट ये मैसेज भी देता है, इस तरीके से बात को समझने की कोशिश करता है कि सर क्या ये जीएसटी हम रनिंग एक्सपेंसेस के अंदर लिख सकते हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यह गलती मत करिएगा। पेपर चेक करने वाला आपकी यह गलती पकड़ लेगा, कहेगा ये क्या बात हुई? क्या सीए का स्टूडेंट यह कहना चाहता है कि जो जीएसटी है, जो पहले पैसेंजर टैक्स था ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के केस में, क्या वो रनिंग एक्सपेंसेस का टोटल है? कैसी बात कर दी आपने? तो इसलिए कभी भी जीएसटी को रनिंग एक्सपेंस का पार्ट मत मानिएगा। हमेशा आपको इसको नीचे आखिर में नेट कलेक्शंस की कैलकुलेशन के बाद आपने इसको ऐड करके बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि नेट कलेक्शंस और जीएसटी का कंसेप्ट क्या है। फिर से पहले सारे स्टैंडिंग चार्जेस, उसमें ऐड करें सारे रनिंग एक्सपेंसेस, आपको बिजनेस की टोटल कॉस्ट पता चलेगी। उसमें ऐड करें डिजायर्ड प्रॉफिट, आपको अपनी नेट कलेक्शंस पता चलेंगी। उसमें ऐड करिएगा जीएसटी, आपको पता चलेगा टोटल कलेक्शंस। वी कम टू द नेक्स्ट इश्यू, पॉइंट नंबर 4।
there are some questions where decision is to be taken regarding giving the answer on monthly or annual basis or giving the answer for one vehicle or any number of vehicles. सुनेगा जी भाई, या तो क्वेश्चन क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दे, और कई बार ऐसा होता भी है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती है कि हमको आंसर मंथली या एनुअल बेसिस पे चाहिए। पर चलिए, सही बात यह है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन में होता है, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बस डिटेल बता दी जाती है और बाकी स्टूडेंट के विजडम पर छोड़ दिया जाता है कि आपने इस सिचुएशन को मंथली बेसिस पर हैंडल करना है या एनुअल बेसिस पर हैंडल करना है। मैं कहूंगा तो फिर जब स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया तो स्टूडेंट की चॉइस है, ऑफ कोर्स। दूसरा इशू, कई बार ऐसा होता है कि भी आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का केस डील कर रहे हैं, आपके पास हो सकता है एक बस हो, 5 हो, 10 हो, एक ट्रक हो, 5 ट्रक हो, 10 ट्रक हो, तो स्टूडेंट के ऊपर यह बात छोड़ दी जाती है कि आप क्वेश्चन को किस पैरामीटर पर हैंडल करना चाहते हैं। वेल, इसका जवाब फिर वही है, जब आपने हमारे पर ही छोड़ दिया तो फिर हम ही डिसाइड करेंगे भाई। इसका मतलब पेपर चेक करने वाला फिर हमारे फैसले को माने, हमारे फैसले का सम्मान करे। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये लाल रंग से मैंने क्या लिखा है, अल्टीमेटली इट इज द स्टूडेंट चॉइस, बट इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट n by d मस्ट बी कोरिलेटेड। n by d, ये n यानी न्यूमरेटर, d यानी डिनोमिनेटर। देखो, जब हम आपको कहते हैं कि कॉस्ट पर किलोमीटर निकालिए, यानी कॉस्ट डिवाइडेड बाय किलोमीटर्स, तो जो ऊपर है वो न्यूमरेटर, जो नीचे है वो डिनोमिनेटर। हम जब ये कहते हैं कि आप एनडी के प्रिंसिपल का ध्यान रखेंगे, यानी कोरिलेट करके चलिएगा, आपने डिसाइड कर लिया भी मैं तो क्वेश्चन का आंसर 1 महीने के लिए दूंगा, तो न्यूमरेटर में आप जो कॉस्ट लिखेंगे वो कॉस्ट भी 1 ही महीने की होनी चाहिए, यानी 1 महीने की कॉस्ट को 1 महीने के बेस से डिवाइड करें। आपको नहीं मुझे तो एनुअल आंसर देना है, तो कोई नहीं यार, 1 साल की कॉस्ट को 1 साल के बेस से डिवाइड करें। अच्छा, आंसर सेम आता है। जैसे मान लीजिए किसने आपको यह कहा कि भी मेरी जो मंथली कॉस्ट है वो है ₹1 लाख, ओके, और जो किलोमीटर्स हैं वो हैं 10,000। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, इससे यह पता चलता है कि आपकी कॉस्ट है ₹10 पर किलोमीटर, ठीक है जी। पर कोई दूसरा स्टूडेंट कहेगा सर मुझे तो आंसर एनुअल बेसिस पे देना है, तो कौन सी बड़ी बात है, आप ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करिए, इससे आपकी कॉस्ट एनुअल हो जाएगी। अब जब कॉस्ट एनुअल लिख ली है तो डिवाइड भी तो एनुअल किलोमीटर से ही करेंगे ना। नीचे आपने ऑलरेडी मंथली किलोमीटर लिखे हुए हैं, आप नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ सीधा सिचुएशन, नाउ एनुअल कॉस्ट गेट्स डिवाइडेड बाय एनुअल किलोमीटर्स। अब आप मुझे बताओ ये 12 मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला, आंसर फिर वही आया कि नहीं आया? यार अगर आपको यही पता करना है कि कॉस्ट पर किलोमीटर कितनी है तो इस टेंशन में क्यों हो कि आंसर मंथली बेसिस पर है कि आंसर एनुअल बेसिस पर है। अल्टीमेटली तो आंसर ₹10 पर किलोमीटर ही आना है। सिमिलरली आपके पास बड़ी सारी गाड़ियां हैं, 3, 4, 5 गाड़ियां हैं, और अगर गाड़ियों की ट्रेवलिंग एक जैसी है, अगर एक जैसी है, हालांकि आपको ध्यान होगा ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने करे थे जिसमें आपके पास जो अलग अलग बसें थी, जो अलग अलग ट्रक थे, उनके अपने अपने किलोमीटर थे, अपनी अपनी कैपेसिटीज थी, तब ऑफ कोर्स आप ये पैरामीटर अडॉप्ट नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं आप तभी ये काम कर सकते हैं अगर यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल हो, तो एक जैसी सिचुएशन हो तो। पर अगर एक जैसी सिचुएशन है, बस के किलोमीटर एक जैसे, कैपेसिटी एक जैसी, पैसेंजर एक जैसे, तो फिर की फर्क पैदा है कि आपने आंसर 1 बस के ले दिया या 5 बसों के ले दिया। जैसे स्कूल बसेस में मैं ऐसा देखता हूं, यूनिफॉर्मिटी होती कि वही रूट है, उस वैसी बसें हैं, उसमें कैपेसिटी भी उतनी है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल कम ही मिलते।
तो अगर आपको लगता है कि अगर आप मंथली बेसिस पर आंसर दें, एनुअल बेसिस पर आंसर दें, 1 बस का आंसर दें, 5 बस का आंसर दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस एन और डी को कोरिलेट करिएगा। महीने का है तो सब कुछ महीने का, 1 बस है तो सब कुछ 1 बस का, साल का है तो सब कुछ साल के हिसाब से डील करें। भाई साहब अगर आप ये मिस मैच करोगे तो एन बाय डी का कंसेप्ट तो फिर बुरा मान जाएगा ना, तो फिर ये काम मत करना भाई, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि आपको मेरा ये वाला इश्यू समझ में आ गया है। चलो जी आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला इश्यू जो मेरे पास है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। There are many cases where employee uses his own vehicle for official purposes. In such a case, the cost of using own vehicle must be ascertained for reimbursement from the employer. देखो जी कंसेप्ट है रीइंबर्समेंट। एम्प्लॉयर ये तो कह सकता है कि देखो भैया काम तो है पर गाड़ी नहीं है मेरे पास, आप एक काम करो, आप अपनी गाड़ी मेरे काम के लिए चलाओ। तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय ये कह सकता है कि भी वो तो ठीक है, मैं अपनी गाड़ी आपके काम के लिए चलाऊंगा, लेकिन फिर आखिरकार तो गाड़ी मेरी है ना, काम आपका है, तो मुझे आप कॉस्ट को लेकर रीइंबर्स तो करोगे ही ना। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप ट्रेनिंग पर भी जाओगे ना, तब भी ऐसा होगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहां पर आप ट्रेनिंग करेंगे, वो आपको कहेगा कि भी क्लाइंट के घर जाओ, ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहुंचा कर आओ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप कहोगे मैं कैसे जाऊं, वो कहेगा अरे तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है तो सही। आप कहोगे अच्छा मोटरसाइकिल तो मेरी है भैया, और मोटरसाइकिल की अपनी एक कॉस्ट है, उसकी फिक्स कॉस्ट है, डेप्रीसिएशन है, इंश्योरेंस है, पेट्रोल डीजल है, बहुत कुछ है जी। डीजल तो खैर नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये कह सकते हो कि भैया ये तो मेरी कॉस्ट है। तो एम्प्लॉयर कहेगा ठीक है कि मैं आपको आपकी उस कॉस्ट को लेके आपको रीइंबर्स करूंगा। तो एम्प्लॉय को ना ऐसी सिचुएशन में ना अपनी कॉस्ट को ना बड़े सही और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से पता कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको ये कॉस्ट अपने एम्प्लॉयर से रिकवर या बाद में रीइंबर्स भी तो करवानी है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आपने ये कहा कि देखो भी ये जो मेरी गाड़ी है, मैं पूरे साल के लिए चलाता हूं, इसकी जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे भी मेरे पूरे साल की फिक्स कॉस्ट है ₹50,000। हालांकि 50,000 थोड़ा ह्यूज अमाउंट हो गया, मोटरसाइकिल के केस में तो फिट नहीं बैठेगा, लेकिन मोटर कार के केस में फिट बैठ सकता है अगर आप डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस और जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस है अगर आप उनको कंसिडर कर ले तो। फिर आप कहोगे देखो जी हमने इसके बड़े सारे वेरिएबल या रनिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी सोचा। जब हमने इसके रनिंग एक्सपेंसेस का टोटल किया तो वो हमको मिल गया ₹30,000। तो आपने कहा, आप एम्प्लॉई हैं, आपने कहा कि अगर मैं अपनी गाड़ी पूरे साल के लिए चलाता हूं तो मेरी 80,000 की कॉस्ट तो है ही। अच्छा, फिर आपने ये भी कहा कि देखिए माना कि 80,000 की मेरी कॉस्ट है, लेकिन मैं भी तो पूरे साल में गाड़ी 10,000 किलोमीटर चला ही लेता हूं, तो आपने इसको 10,000 किलोमीटर से डिवाइड भी कर दिया। इससे आपको क्या पता चल गया कि जो आपकी एनुअल कॉस्ट है, जब आप उसको एनुअल किलोमीटर से डिवाइड करते हैं तो वो आ गया ₹8 पर किलोमीटर। आपने ऑब्जर्व किया मैंने क्या कहा, एनुअल कॉस्ट गेट्स डिवाइडेड बाय एनुअल किलोमीटर्स, आ गया कॉस्ट पर किलोमीटर। जब मैंने पर किलोमीटर कहा तो मैंने एनुअल जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करा, पर किलोमीटर तो पर किलोमीटर है। तो जब आपका एम्प्लॉयर आपको यह कहे कि हां बताओ अपनी गाड़ी मेरे काम के लिए इस्तेमाल करते हो, आप कहोगे हां जी करते हैं, लेकिन मेरी कॉस्ट है ₹8। हालांकि आप अपनी कॉस्ट ₹8 उसको क्यों डिस्क्लोज करोगे, पहले आप उसको कहने दो, आप अपने एम्प्लॉयर को मौका दो कि सर ठीक है मेरी गाड़ी आपके लिए हाजिर है, बताइए जी पैसे कितने देंगे। अगर वो ये कहें कि हम आपको 1 किलोमीटर के देंगे ₹10, तो आप कहोगे ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं। हालांकि आप अंदर से जानते हैं कि आपकी खुद की कॉस्ट है सिर्फ ₹8। लेकिन अगर वो ये कहें कि अच्छा एक काम करो मेरे से ले लो 1 किलोमीटर के ₹5, तब आप कहोगे नहीं। फिर आप सारे डिटेल्स बताओगे कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है, ये मेरा रनिंग कॉस्ट है, मेरी तो खुद की कॉस्ट ₹8 आती है,
जब मेरी खुद की कॉस्ट 8 रुपए पर किलोमीटर है तो मैं आपके लिए खाली 5 रुपए पर क्यों मान जाऊं? तो जब भी आपके साथ इस तरीके का सेटलमेंट हो रहा हो तो मेरे प्यारे बच्चों अपनी कॉस्ट की कैलकुलेशंस को तैयार करके रखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको यूज करें। अरे भाई, अगर सामने वाली पार्टी आपको वैसे ही ज्यादा अमाउंट ऑफर करे तो आप फालतू में डिटेल्स क्यों बताओगे? लेकिन अगर वहां से रेट कम मिल रहा हो तो डिटेल्स बताने में हिचकिएगा मत, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट नंबर 5 समझ में आ गया ना? वेरी गुड जी। अब मैं दूसरा इश्यू कौन सा लेकर आता हूं, और वो है पॉइंट नंबर 6, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ब्रेक इवन। कॉस्ट ब्रेक इवन यानी क्या? तो सुनो भाई, कभी कभार आपके पास एक से ज्यादा रास्ते होते, आपको किसी एक रास्ते को चुनना होता है। आप उसी को चुनते हैं ना कि जिसमें आपको फायदा ज्यादा दिखता हो। पर मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग में फायदा, कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हम आपको यह बताएंगे ना कि उस रास्ते को चुने कि जिसमें कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट कम हो, जिसमें कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट कम हो ऑब्वियसली। तो इसीलिए कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए मैं आपके सामने दो ऑप्शन लेकर आता हूं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। भाई लिख तो नहीं ले रहा भाई, लिखने का हिसाब किताब नहीं है भैया, रिवीजन क्लास में आपको नहीं लिखना है, सिर्फ समझिए। ये सारी बातें आप ऑलरेडी हद से ज्यादा लिख चुके हैं, तो इसीलिए सिर्फ समझिए। मान लीजिए एक ऑप्शन नंबर 1 आपके पास है। ऑप्शन नंबर 1 में आपको बताया गया कि अगर आप इस रास्ते को चुनते हैं तो इसमें जो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट होगा वो होगा ₹10,000। अच्छा जी, अगर आप सेकंड ऑप्शन को पिक करते हैं तो इसमें जो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट है वो होगा ₹14,000। आप कहेंगे सर फैसला हो गया, हम ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट कम है। लेकिन इतनी जल्दबाजी किस लिए? खाली फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन बनाया जाए। वेल, वेरिएबल कॉस्ट, लेट अस अज्यूम वेरिएबल कॉस्ट, चूंकि ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का केस है तो मैं वेरिएबल कॉस्ट को पर किलोमीटर के पैरामीटर पर आपको बताना चाहूंगा। लेट अस अज्यूम कि वेरिएबल कॉस्ट है ₹7 पर किलोमीटर, लेकिन जब हम यहां पर जाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है ₹5 पर किलोमीटर। आपने ऑब्जर्व करा कि फिक्स कॉस्ट कहता है कि मैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ हूं क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट कम है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कहता है कि मैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ हूं क्योंकि उसमें वेरिएबल कॉस्ट कम है। मेरे प्यारे बच्चों, यही वो पोजीशन होती है कि जब एक डिसीजन लेना पड़ता है, यानी एक फैक्टर एक को सपोर्ट करता है और दूसरा फैक्टर दूसरे को सपोर्ट करता है। अरे अगर सारे फैक्टर एक ही के सपोर्ट में चले जाएंगे तो फिर आप और मैं फैसला क्या लेंगे? कंफ्यूजन होता कब है? जब एक फैक्टर एक को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा फैक्टर दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तब एक कंसेप्ट हमको पढ़ाना पड़ता है। उस कंसेप्ट का नाम है कॉस्ट ब्रेक इवन। कॉस्ट ब्रेक इवन में कौन सा कंसेप्ट आता है? वो कंसेप्ट आता है जिसमें हम वो लेवल पता करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो एनुअल बेसिस पर हो सकता है वो मंथली बेसिस पर हो, कि कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई जाए, कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में कॉस्ट इक्वल हो जाए। कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई जाए कि दोनों ऑप्शन एक जैसे हो जाएं, और अगर एक जैसे हो जाए ना तो अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इनडिफरेंट हो जाना। कॉस्ट इनडिफरेंस का मतलब इस ऑप्शन में भी कॉस्ट वही, उस ऑप्शन में भी कॉस्ट वही, मैनेजमेंट की मर्जी, जो मर्जी फैसला क्यों ना लें। ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं आप सब जानते हैं, जस्ट लेकिन रिवीजन के लिए मैं आपको दोबारा से बताता हूं। मान लीजिए कि x किलोमीटर के ट्रेवल करने से, मान लीजिए कि x किलोमीटर के ट्रेवल करने से वो कॉस्ट ब्रेक इवन सिचुएशन आ जाती, मेरा मतलब है कॉस्ट इक्वल हो जाती, तो ऑप्शन नंबर 1 कहेगा कि हमारी फिक्स कॉस्ट तो 10,000 है तो 10,000 ही है भाई,
जितने मर्जी किलोमीटर गाड़ी क्यों ना चलवा लीजिए, पर वेरिएबल कॉस्ट ₹7 पर किलोमीटर है और x किलोमीटर है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 7x। ऑप्शन 2 कहेगा कि फिक्स कॉस्ट तो हमारी 14,000 है, वेरिएबल कॉस्ट अगर है 5 पर किलोमीटर और x किलोमीटर, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 5x। ठीक है ना? ओके। और चूंकि ये इनडिफरेंट है तो बीच में आ जाना चाहिए इज इक्वल टू का साइन, इक्वेशन बन जाती है, इससे x कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तरीका है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों का तरीका, बच्चों वाला तरीका। x जैसी कैलकुलेशन को जितना कम से कम इस्तेमाल करें आपके लिए उतना ही अच्छा है। अल्टरनेटिवली आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आपको कॉस्ट ब्रेक इवन कैलकुलेट करना पड़े, कॉस्ट ब्रेक इवन जब भी आपको कैलकुलेट करना पड़े, बड़ा सिंपल सा पैरामीटर है। वेल दिस इज डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट, यू गेट इट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। मेरा मतलब है जब आप दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं तो आपको फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस कितना दिखता है? ₹4,000। एकदम सही बात है। जब आप वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं तो आपको डिफरेंस कितना दिखता है? ₹2 पर किलोमीटर। तो जब डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट को डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर से आप डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास 2000 किलोमीटर्स की सिचुएशन आ जाती है। तब आप मैनेजमेंट को यह बताना चाहेंगे कि अगर आपकी गाड़ी एग्जैक्टली 2000 किलोमीटर चलती है तो इन डिफरेंस की सिचुएशन आ जाएगी। मेरा मतलब है कॉस्ट ऑप्शन नंबर 1 में भी वही होगा, ऑप्शन नंबर 2 में भी वही होगा। फिर एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा साथ में कि अगर गाड़ी 2000 किलोमीटर से कम चलती है तो आप ऑप्शन नंबर 1 के फेवर में है कि 2 के फेवर में है, और अगर ज्यादा चलती है तो आपका फैसला क्या है? इसका एक तरीका तो यह है कि आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। जैसे गाड़ी 2000 किलोमीटर से कम, जैसे मान लीजिए 1500 किलोमीटर, तो 1500 किलोमीटर पर ऑप्शन नंबर 1 की कॉस्ट कितनी है, ऑप्शन नंबर 2 की कॉस्ट कितनी है, आपको पता चल ही जाएगा कि कौन से ऑप्शन में कॉस्ट कम आ रही है। आप उसी के फेवर में अपनी बात कह दीजिएगा। दूसरा तरीका जो है वो ये है, ये हमेशा आपको लगेगा ये जो भी कॉस्ट ब्रेक इवन है, जैसे 2000 किलोमीटर हमने कैलकुलेट करा, जब भी आप इससे कम के बारे में सोचोगे, 2000 किलोमीटर से कम किलोमीटर सोचोगे, तो हमेशा वही ऑप्शन आपको मोर फेवरेबल मिलेगा जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट कम है। अब फिक्स्ड कॉस्ट ऑप्शन नंबर 1 में कम है तो आपको ऑप्शन नंबर 1 मोर फेवरेबल लगेगा ही लगेगा उस सिचुएशन पे जो आपको इनडिफरेंस से कम की पोजीशन को रिप्रेजेंट करती। और जब भी आप इस इनडिफरेंस से ऊपर चले जाते हैं, इस ब्रेक इवन सिचुएशन से ऊपर चले जाते हैं, आपको हमेशा वो वाला ऑप्शन मोर फेवरेबल मिलेगा जिसमें वेरिएबल कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट कम है, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर 2000 किलोमीटर हो तो दोनों ऑप्शन एक जैसे, और अगर गाड़ी 2000 किलोमीटर से कम चले तो ऑप्शन नंबर 1 बढ़िया, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट का बर्डन कम है। और अगर आपके किलोमीटर 2000 से ज्यादा हैं तो ऑप्शन नंबर 2 बढ़िया, क्योंकि उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर का इन्वॉल्वमेंट कम है। इस पे डिटेल डिस्कशन ऑफ कोर्स हमारी मेन क्लासेस में पहले ही हो चुका है। तो ये हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट ब्रेक इवन का कंसेप्ट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी अगले कंसेप्ट की तरफ। पॉइंट नंबर 7, हेडिंग मैंने पिक करी है कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स एंड कमर्शियल टन किलोमीटर्स। वैसे तो ये कंसेप्ट थ्योरेटिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको ध्यान होगा इसका जब थ्योरी का नोट हमने लिखा था तब हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की मदद से ही सारा का सारा नोट लिख लिया था।
एब्सोल्यूट यानी जो एब्सोल्यूट कैलकुलेशन है। कमर्शियल टन किलोमीटर का मतलब कि इंडस्ट्री में ये कैलकुलेशंस अप्लाई करी जाती हैं और बड़े अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर होती हैं। स्टूडेंट तो कहता है कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा परफेक्ट कंसेप्ट है। इंडस्ट्री कहती है कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कौन कैलकुलेट करेगा भैया, ये तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, हमको तो चाहिए कन्वीनियंट मेथड। कमर्शियल टन किलोमीटर के साथ सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बड़ा कन्वीनियंट मेथड होता है, क्योंकि यह क्या करता है कि टोटल डिस्टेंस को इकट्ठा कर देता है और उसको एवरेज लोड से सिंपल बेसिस पे मल्टीप्लाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए ये है प्लेस ए और ये है प्लेस बी और ये है सी। एज्यूम करिए कि ए और बी के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और बी और सी के बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप देख रहे हैं मैं बात को कैसे स्पेसिफिकली कह रहा हूं, क्योंकि एब्सोल्यूट कैलकुलेशन कहता है कि भाई आप बात को स्पेसिफिकली कहें। अच्छा मानिए जब गाड़ी ए से बी जा रही थी तो इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान गाड़ी में 8 टन का लोड था, 8 टन का लोड था। तो आप ये कह सकते हो कि जब 10 किलोमीटर गाड़ी चली स्पेसिफिकली 8 टन के साथ, तो ये हो गया 80 टन किलोमीटर्स। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, वेरी गुड। उसी तरीके से जब गाड़ी बी से सी जा रही थी तो उस समय स्पेसिफिकली उस पीरियड के दौरान मान लीजिए कि 6 टन का लोड था, तो 15 किलोमीटर एंड 6 टन, आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 90 टन किलोमीटर्स। ओके, जब आप इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो भाई टोटल हो गया 170 टन किलोमीटर्स। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का कंसेप्ट बेसिकली है क्या कि बात को स्पेसिफिकली कहें, बात को एग्जैक्टली कहें। जिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान, जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस में जितनी गाड़ी चली है और कितने टन के साथ चली है, उसी स्पेसिफिक किलोमीटर को उसी स्पेसिफिक टन की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि आपका जो आंसर है वो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपनी टोटल कॉस्ट को अपने एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से डिवाइड करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर पता चलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सिलेबस में यही है जी, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, इसको हम कई बार सिर्फ टन किलोमीटर बोल देते हैं। कमर्शियल टन किलोमीटर पर मैं आता हूं। कमर्शियल टन किलोमीटर सही मायने में प्रैक्टिकली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बस एक थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन है। ये एक्चुअली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के कन्वीनियंट फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो आपने इतनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया है, जानते क्यों? क्योंकि आपने ए बी सी बात को कितनी स्पेसिफिकली कहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जब गाड़ी चलती है ना, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कहती है कि जब गाड़ी चलती है तब हमें खुद ही नहीं पता होता, कई बार बीच में सैकड़ों स्टेशन आ जाते हैं। भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रक जा रहा है, बीच में हो सकता है सैकड़ों स्टेशन आ जाए। कई बार तो 2 स्टेशन के बीच में डिस्टेंस पता करना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी समस्या, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जब गाड़ी जा रही है तो कितना सामान है, अरे इसका वजन कौन करेगा, हमें नहीं पता चलता जी, कब कितना सामान चढ़ा कितना उतर गया। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझो यार। आपको आसान लग रहा है, ऑफ कोर्स आसान सिचुएशन है इसलिए आसान लग रहा है। अगर यही में हम 500 स्टेशन कर दें तो फिर आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर बहुत मुसीबत का कारण लगेगा। हो सकता है सारे दिन में भी आप कैलकुलेशन ना कर पाओ। तो जब तक सिचुएशन सिंपल रहती है तब तक आपको सिंपल लगती भी है, वही सिचुएशन कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है। कमर्शियल टन किलोमीटर का कंसेप्ट कहता है देखो, हम कोई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कहीं पेपर तो देने जाने वाले हैं नहीं, हमने कोई आंसर तो देना है नहीं, हमने तो बिजनेस करना है भाई। और बिजनेस की कैलकुलेशन अगर थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेट हो जाती है तो इस पे बुरा मानने वाली कौन सी बात है। वो कहते हैं हमारा पैरामीटर क्या, सुनिए,
हम क्या करते हैं, पहले गाड़ी के टोटल किलोमीटर पता कर लेते, जैसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, बस सीधा हम सीधा कहते हैं कि गाड़ी टोटल चली है 25 किलोमीटर। मैं कहता हूं भले बीच में 500 स्टेशन क्यों ना आ जाएं, हमने तो किलोमीटर का टोटल ही करना है ना भाई। आखिरकार वो गाड़ी में वो ओडोमीटर लगा ही होता है, पता चल जाता है गाड़ी कहां से चली कहां पहुंची। जैसे किलोमीटर का टोटल आपको पता चलेगा, और उसको पता करने में कोई खास परेशानी थोड़ी होती है, फटाफट उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, कि ऑन एन एवरेज गाड़ी पे लोड कितना होता है। जैसे आप खुद यहां कहते हैं कि कभी 8 टन होता है, कभी 6 टन होता है, यानी कभी 8 कभी 6। अरे भैया स्पेसिफिक बात मत कहो, बताओ ऑन एन एवरेज कितना होता है। तो आप सिंपली अगर सिंपल अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करेंगे तो साफ तौर पे बताया जा सकता है 8 और 6 एवरेज हो गया 7। गेट इट मल्टीप्लाइड विद 7 टन्स। तो जब आप 25 किलोमीटर को स्ट्रेट अवे 7 टन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सीधे तौर पर यह पता चल जाएगा 175 टन किलोमीटर्स। मैं जानता हूं कि आंसर में फर्क आता है, ये 170 वो 175 है, लेकिन आप पॉइंट नहीं समझे। आप बेसिक पॉइंट ये है कि कमर्शियल 10 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे यूज होता है, क्योंकि इसमें कन्वीनियंट फैक्टर जुड़ा है। इसमें आंसर वो फटाफट पता कर लेते हैं, उनको कहीं जाके पेपर शेपर नहीं देना भैया। इसलिए स्टूडेंट की पहली पसंद एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर, पर इंडस्ट्री की पहली पसंद कमर्शियल 10 किलोमीटर। आप लोगों ने सुना ही होगा ना, बचपन से सुन रहे हैं कि भाई साहब पढ़ते कुछ और है, असल जिंदगी में कुछ और होता है। कितना प्रबल उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं भैया। ये आप पढ़ाई करते हैं, ये असल जिंदगी में होता है कि स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इंप्लीमेंट करती है कमर्शियल 10 किलोमीटर। वाह जी वाह। आइए जी बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। आइए जी, इंपैक्ट ऑफ फाइन्स पेनल्टीज एंड एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। ऐसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में जिसमें फाइन्स पेनल्टीज की बात स्पेसिफिकली कही जाती है। हमने पूरी हेडिंग डाली है फाइन्स पेनल्टीज एंड एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। तो पहला सवाल तो ये उठेगा कि ये फाइन्स और पेनल्टी जो हैं क्या ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं? जवाब है ज्यादातर केसेस में यस। वैसे मैं जानता हूं कि कुछ ऐसी भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हो सकता है लीगल सिस्टम को वायलेट करना बड़ा नॉर्मल सी बात हो। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है भाई, नो एंट्री जोन में चले गए, कोई भी ऐसा मान लीजिए सिस्टम है, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स पूरे मेंटेन नहीं करे हुए, ऐसे कुछ हैं, ऐसे कुछ वायलेशंस हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ये पक्के तौर पे नॉर्मल माने भी गए हैं, पर ज्यादातर केसेस में आप ये मान के चलिए कि भाई ये एबनॉर्मल है। वेल, अगर ये प्रूव हो जाता है कि वायलेशन भी नॉर्मल है तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस कॉस्ट को कंसीडर करना ही पड़ेगा। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आप ये प्रूव कर चुके हैं कि ये नॉर्मल कॉस्ट है। लेकिन हम ऐसा अपने आप तो मानने वाले नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में फाइन पेनल्टी गिवन है तो हम ये मान के चलेंगे ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जाएगा। तो ये बात आप मान के चलिए कि जब आप टोटल कॉस्ट पता करें आप इसको बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव पहले दिन से स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपने सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट को ही कंसीडर करना है, सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट को, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कस्टमर से रिकवर करी जानी चाहिए। पोजीशन एकदम क्लियरली समझ लीजिए। फाइन्स, पेनल्टीज, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को दूर रखिए। क्वेश्चन जानबूझ के ये इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है ताकि आप गलती करें, पर आपको गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन के जाल में नहीं फंसना है। तो नॉर्मल कॉस्ट कैलकुलेट करें, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस से दूरी बनाएं, फाइन पेनल्टी से दूरी बनाएं। अरे यार एक बात बताओ, आप भी कभी कभार किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया होगा,
कुछ आपने जुर्माना दे दिया होगा, और अगर कोई आपसे पूछे कि मोटरसाइकिल चलाने की आपकी कॉस्ट कितनी आती है, तो क्या उस कॉस्ट की डेफिनेशन में आप वो फाइन भी काउंट कर लोगे? कैसी बात करते हो भैया, वो कोई गाड़ी चलाने की कॉस्ट थोड़ी है, तो वो किसी कीमत पर आप कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। लेकिन मैं दूसरे मैटर पर आता हूं। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन आपको कहेगा कि इस पीरियड का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं। तो एक्चुअल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फिर एक्चुअल प्रॉफिट ही कैलकुलेट करोगे ना। तो आप क्या करिएगा कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में आपकी कितनी टोटल कलेक्शंस हैं, पहले वो पता कर लीजिए। उसमें से नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जितने भी आपके स्टैंडिंग चार्जेस हैं, रनिंग एक्सपेंसेस हैं, वो आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट है। आप उसे माइनस करिए। उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इतना प्रॉफिट आपके हाथ में। लेकिन जब आप नॉर्मल कॉस्ट पता कर रहे थे, तो ऑब्वियसली आपने फाइन, पेनल्टी, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस थोड़ी काउंट करे होंगे। लेकिन अगर एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करवाना है, तो फिर तो उनको भी माइनस करना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस में जिसमें एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ वहीं पर हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप फाइन्स, पेनल्टीज और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करिएगा, वरना नहीं। वरना आपको क्या करना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हमारा पोजीशन, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर है। हमने इसको काउंट नहीं करना, हमने इसको इग्नोर करना है। पॉइंट नंबर 8 आपको समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है। अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते। यस प्लीज। नेक्स्ट है आपके सामने फॉर्मेट। देखो जी, फॉर्मेट जो है ना, हमारे यहां ऐसे नहीं है जैसा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंट्स में होता है। कोई पत्थर की लकीर नहीं है भाई। फॉर्मेट सब्जेक्ट टू चेंज होता ही है। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि साहब मेरे पास आंसर देने का ये मोर इंप्रूव्ड फॉर्म है, तो हम तो उसका स्वागत ही करते हैं भाई। तो भैया एक है रेकमेंडेड फॉर्मेट, वो है नंबर 1। अगर कोई सेकंड फॉर्मेट को अडॉप्ट करना चाहता है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये गलत है, पर हम ये जरूर कहेंगे कि ये लेस एप्रोप्रिएट है, और उसके पीछे हम आपको रीजन भी बताएंगे। पर पहले जरा मोर एप्रोप्रिएट फॉर्मेट आपको बताएं। मोर एप्रोप्रिएट फॉर्मेट क्या है कि पहले जितने भी आपके स्टैंडिंग चार्जेस हैं उसका टोटल करें, रनिंग एक्सपेंसेस उसमें लेकर आए, स्टैंडिंग चार्जेस का रिकवरी रेट टोटलिटी के प्रिंसिपल पर, और रनिंग एक्सपेंसेस का रिकवरी रेट सेपरेट इंडिविजुअल बेसिस पे। आप टोटल करेंगे तो आपको अपनी टोटल कॉस्ट पता चलेगी, उसमें अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करें, नेट कलेक्शंस आपके पास आएंगी। आप उसमें जैसे जीएसटी ऐड करेंगे तो टोटल कलेक्शंस। मेरे ख्याल से ये तो बात हम लोग पहले ही जान चुके हैं, पर एक सवाल उठेगा दिमाग में, आखिरकार ये रेकमेंडेड बेसिस क्यों है। लेकिन पहले जरा दूसरा फॉर्मेट भी देख लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करें टोटल कलेक्शन से। ये ठीक वैसे ही जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसमें से आप जैसे जीएसटी डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको आपकी नेट कलेक्शंस पता चल जाएगी। भाई टोटल कलेक्शन में से गवर्नमेंट का शेयर गया, बाकी जो हमारा है। अच्छा जी, जो हमारा शेयर है ऑफ कोर्स उसमें हमारी कॉस्ट है, उसमें हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, उसमें हमारे रनिंग एक्सपेंसेस हैं, बैलेंस हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। आप कहेंगे सर अल्टीमेटली तो दोनों के दोनों फॉर्मेट एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। जो बात यहां कही गई वही बात यहां कही गई, पर एक बात समझ में नहीं आती, आखिरकार ये रेकमेंडेड फॉर्मेट क्यों है और ये क्यों नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे फिलॉसफी है, इसके पीछे पॉइंट ऑफ व्यू है। वो क्या, सुनिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको क्या इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप प्रॉफिट पता करें। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या कॉस्ट पता करना है या प्रॉफिट पता करना है? द ऑब्वियस आंसर इज कॉस्ट डिटर्मिनेशन।
तो आप कॉस्ट पता करो यार। मेरे भाई वो तो जिन क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता है हम उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। अगर क्वेश्चन प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन ना दे तो हम क्यों प्रॉफिट ऐड करेंगे भला? हम तो टोटल कॉस्ट पे अपने आंसर को रोक नहीं देंगे। हम क्यों आपको जीएसटी के झंझट में लेके जाएं? लो बताओ, अब हमारा ये काम रह गया, हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन समझाएं, जीएसटी की कैलकुलेशन समझाएं। पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलो कॉस्ट अकाउंटिंग पर ध्यान दो भाई। कहां से बीच में प्रॉफिट आ गया, कहां से बीच में जीएसटी आ गया? वो इसलिए आ गया क्योंकि मैनेजमेंट को कुछ डिसीजन लेने होते हैं, प्रॉफिट और जीएसटी क्वेश्चन बताता है, हम लिख देते हैं। पर मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? कॉस्ट डिटरमिनेशन। फॉर्मेट नंबर 2 तो यह कहने की कोशिश कर रहा है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट पता करने का। आप शुरुआती अगर कलेक्शन से करोगे, आप ये मान के चलोगे कि कलेक्शंस हमको गिवन है। कलेक्शंस कहां गिवन होती है भाई? कलेक्शन तो हम पता करते हैं और हर क्वेश्चन में कलेक्शन होती भी नहीं है। तो फॉर्मेट नंबर 2 जिस पॉलिसी पर बेस्ड है, जिस सोच पर बेस्ड है, वो सोच गलत है। वो हमारी अप्रोच को सूटेबल नहीं लगती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती है। हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट पता करने का है ही नहीं, तो हम फॉर्मेट नंबर 2 को रिकमेंडेशन क्यों देंगे भला? हमारा ऑब्जेक्टिव तो कॉस्ट पता करने का है, तो हम तो पॉइंट नंबर 1 को ही मोर एप्रोप्रिएट मानेंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी देर से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे बातचीत हो रही है ना, बड़े सारे पॉइंट हमने डिस्कस करे। अब मैं आपको बाकी इंडस्ट्रीज के पैरामीटर पर लेके चलता हूं। आइए जी आगे बढ़ते। ओके, अदर इंडस्ट्रीज में पहले सिनेमा हॉल के कंसेप्ट पर आते हैं। आपके इंटरेस्ट का मैटर है इसलिए सिनेमा हॉल के जो क्वेश्चन है ना आपके सिलेबस में, मैं उनको चलो यूं सोचता हूं, एक तो सिंपल केस को डील करना पड़ जाता है और दूसरा केस थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। सिंपल केस में क्या होगा कि आपको सिनेमा हॉल को चलाने की पूरी कॉस्ट की डिटेल्स गिवन होगी। आप पहले पूरे साल की कॉस्ट पता कर लोगे, फिर उसको जब आप नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर डे आ जाएगा। और एक दिन में अगर बड़े सारे शो चलते हैं, आप फर्दर नंबर ऑफ शो से डिवाइड करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? टोटल कॉस्ट पर शो। तो सिनेमा हॉल में कॉस्टिंग की ट्रीटमेंट का पहला पैरामीटर यह है कि आप कॉस्ट पर शो कैलकुलेट करिए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए हमको यह पता चल गया कि हमारी कॉस्ट पर शो है ₹15,000। इसका मतलब 15,000 की कॉस्ट हमको हर हालत में रिकवर करनी। सिंपल केस लेते हैं, मान लीजिए आपको कहा गया कि सिनेमा हॉल में टोटल 200 सीटें, हालांकि 200 सीटें बहुत कम है, लेकिन एग्जांपल फर्दर इंफॉर्मेशन आपको दी गई कि नॉर्मली ऑक्यूपेंसी 75% होती, यानी 25% सीटें खाली होती हैं नॉर्मल बेसिस पे। इसका मतलब यह हो गया कि नॉर्मली कितनी सीटें ऑक्यूपाई हो जाती होंगी? ऑफ कोर्स 150। जब हम कॉस्ट की रिकवरी करेंगे तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल सिचुएशन है उसका ध्यान तो रखेंगे ही। जो नॉर्मल लॉस है उसका बर्डन तो कस्टमर पर जाता ही है, विदाउट एनी डाउट। अच्छा, तो जब जो हमारी कॉस्ट है 15,000 ये हमको रिकवर करनी है और नॉर्मल सिचुएशन में 150 सीट्स ऑक्यूपाई हो जाए तो आसानी से केस हैंडल हो जाता है। हमको बड़े आराम से पता चल जाता है कि हमको एक सीट एक शो से कितने अमाउंट की रिकवरी करनी चाहिए। यह हालांकि हमने कॉस्ट के बारे में बात करी है भाई साहब, कॉस्ट के साथ साथ जरूर इसमें प्रॉफिट का भी एंगल सोच लीजिएगा। तो सिंपल केस वाकई में सिंपल है। टोटल कॉस्ट अगर मुझे पर शो पता चल जाए और मुझे यह मालूम चल जाए कि नॉर्मल सिचुएशन में कितनी सीट्स ऑक्यूपाई हो जाती है, तो बस सीट से डिवाइड करने की बात है, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा रिकवरी रेट पर सीट पर शो कितना। ओके, मैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशन को बनाता हूं। हालांकि आपको लगेगा सर कॉम्प्रिहेंसिव हमें दिख तो नहीं रहा, आप तो अभी भी वही कह रहे हैं टोटल कॉस्ट पर शो ₹15,000, नॉर्मल ऑक्यूपेंसी 75%, टोटल सीट 200। आप एकदम ठीक कह रहे हैं, अभी तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं। ओके, लेट अस अज्यूम
सिनेमा हॉल को हम ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फ्रंट स्टॉल सबसे आगे की सीट, रियर स्टॉल पीछे की सीट, और बालकनी तो फिर बालकनी होती है जी। मान लीजिए फ्रंट स्टॉल में आपकी 80 सीट है, रियर स्टॉल की 60 और बालकनी की 60, टोटल आप करेंगे तो 200 सीट। और जब आप ये कहते हैं कि 75% सीट ऑक्यूपाई होती हैं, तो इसका मतलब फ्रंट स्टॉल की 80 सीट 75% ऑक्यूपाइड, 60 सीट्स। रियर स्टॉल की 60 सीट 75% ऑक्यूपाइड, 45 सीट्स। और यही पोजीशन हमको बालकनी में भी दिखती है। अच्छा, अब ये भी जानते हैं सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में ऐसे भी होता है कि जो फ्रंट स्टॉल, रियर स्टॉल, बालकनी की जो प्राइसेस हैं वो प्रोग्रेसिवली महंगे होते जाते। लेट अस अज्यूम एक क्वेश्चन में आपको ये बताया गया कि इसमें 1, 2 और 3 का रेशो है। ये क्या मतलब हुआ कि अगर फ्रंट स्टॉल का प्राइस है ₹X, तो रियर स्टॉल का 2X और बालकनी का सबसे ज्यादा 3X। तो आप कुछ ऐसे सोचिए कि अगर 60 सीट्स ऑक्यूपाई हो जाए X के हिसाब से, तो भैया 60X का तो कलेक्शन हो गया। सिमिलरली जो रियर स्टॉल की 45 सीट्स हैं, अगर उस पर भी 2X का कलेक्शन हुआ तो 90X हुआ। बालकनी की भी जो 45 सीट्स हैं, उस पे पर सीट अगर 3X का कलेक्शन हुआ तो 135X हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका टोटल कलेक्शन कितना है, तो टोटल कलेक्शन भाई इन सब का टोटल 60X, 90X, 135X, मैं जैसे इसका टोटल करता हूं तो ये 285X अपने को मिल गया। अच्छा, आपने शुरू में ही बता दिया था ना कि आपकी जो डिजायर्ड कलेक्शन है वो है ₹50,000 इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अगर आपको 15,000 की कॉस्ट रिकवर करनी है और अगर आप ये चाहते हो कि फ्रंट स्टॉल, रियर स्टॉल, बालकनी की जो टोटल कलेक्शंस हैं वो इसके इक्वल हो जाएं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, तो जो 285X है वो 15,000 के इक्वल हो जाएगा। आप इसको बड़े आराम से मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, x आ गया 52.63। जैसी x की कैलकुलेशन आ जाती है तो आप बड़े आराम से पता करेंगे कि फ्रंट स्टॉल का ₹X का अमाउंट कितना होना चाहिए, रियर स्टॉल का ₹2X का कितना, और बालकनी का ₹3X का कितना। मैं आपको बड़ा मैसेज देना चाहता हूं कि कब सिचुएशन सिंपल वे में सॉल्व हो जाती, कब सिचुएशन सिंपल वे में सॉल्व हो जाती है, सिंपल केस, और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव केस होता है जिसमें हमको मजबूरी में मिस्टर X से मदद मांगनी पड़ती है, वो मजबूरी का केस कौन सा होता है भाई? ओके, सिनेमा हॉल से रिलेटेड ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा। अब हम एक काम करते हैं, दूसरी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं। कंसेप्ट हमारे सामने अब है होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बाद अगर कोई इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाए तो वो होटल इंडस्ट्री होगी। होटल इंडस्ट्री के जो भी क्वेश्चन होंगे ना, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको बताना है रिकवरी रेट पर रूम पर डे, यानी एक एक कमरे को एक एक दिन के लिए लेट आउट करके हम कॉस्ट और प्रॉफिट टोटल आखिरकार अपने कस्टमर से कितनी रिकवर करें। प्रॉफिट तो खैर मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से डिसाइड करना होता है, हम तो खाली कॉस्ट की कैलकुलेशन आपको बता सकते हैं। आप जानते ही हैं कि भी जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है जो आप रिकवर करना चाहते हैं, अगर एनुअल बेसिस पे डील करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, मंथली तो आपकी मर्जी। चलिए एनुअल बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जो आपको टोटल कॉस्ट रिकवर करनी है, अगर हम उसको टोटल रूम्स और टोटल डेज दोनों से डिवाइड करें तो मैं कह सकता हूं कि रिकवरी रेट पर रूम भी हो गया और पर डे भी हो गया। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि भी अगर मैं रूम्स और डेज को मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं उसको एक टेक्निकल नेम दे सकता हूं, रूम्स डेज। हम ये नहीं कहते कि हम रूम से भी डिवाइड करते हैं, हम डेज से भी डिवाइड करते हैं, हम इफेक्टिवली कहते हैं कि हम टोटल रूम्स डेज से डिवाइड करते हैं। रूम्स डेज से डिवाइड हो गए यानी दोनों का डिवीजन ऑटोमेटिकली हो गया। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आता हूं। एक होटल ने कहा देखिए हम ये चाहते हैं कि हम टोटल पूरे साल में 3,65,00,000 की रिकवरी करें। बहुत बढ़िया अमाउंट है जी। अच्छा, साल के 365 दिन, तो अगर आप सोचे तो 365 से डिवाइड करिए, ये हो गई रिकवरी पर डे। लेकिन होटल में कमरे भी 100 हैं तो चलो 100 से भी डिवाइड कर दो भाई।
डेज से भी डिवाइड हो गया, रूम से भी डिवाइड हो गया, इफेक्टिवली आपके पास क्या आ गया 1000 पर रूम पर डे, और डेज और रूम्स का मल्टीप्लीकेशन 36,500। पर मेरे भाई हर होटल की ना ऐसी किस्मत नहीं होती कि अगर आपके होटल में 100 कमरे हैं तो हर रोज सारे के सारे कमरे लेट आउट हो गए, ऐसे थोड़ी होता है भाई। आप समझिए, कभी सीजन पीरियड होता है, कभी ऑफ सीजन पीरियड होता है, तो टाइम टाइम के हिसाब से सिचुएशन को मैनेज करना पड़ता है। स्ट्रेट अवे ऐसा मल्टीप्लीकेशन, वेल कहने को ठीक है, आप कह लीजिए, थ्योरेटिकली कह लीजिए, पर प्रैक्टिकली ऐसे थोड़ी होता है। ओके, वेरी गुड जी। अच्छा, मैं ये भी जानता हूं कि ऐसे बड़े सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हमारे पास हैं, बड़े सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हम लोग अपने नोट्स में डील करते हैं कि जिसमें रूम्स की बड़ी सारी कैटेगरीज होती है। भाई छोटे बड़े कमरे होते, आप भी कभी होटल में रहे होगे, छोटे बड़े कमरे तो होते ही है ना। फिर उसके बाद सीजन और ऑफ सीजन का इंपैक्ट भी आप ऑब्जर्व करते, अकॉर्डिंगली आपको अपनी कैलकुलेशन को एडजस्ट करना पड़ता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है। जैसे आप कह सकते हो सीजन पीरियड में होटल के केस में हमेशा रेंट ज्यादा होता है, और सीजन ऑफ सीजन पीरियड ऑफ कोर्स आप अपनी नेचर के हिसाब से डिसाइड करोगे। भाई अगर कोई होटल मसूरी में है, शिमला में है, नैनीताल में है, तो वो तो यही कहेंगे भाई गर्मियों का पीरियड सीजन का पीरियड है। पर दिल्ली में थोड़ी ऐसा होता है, दिल्ली में कौन गर्मियों में घूमने के लिए आता है। हाँ, मैं ये मान सकता हूं भाई, दिल्ली की जो सर्दियां होती हैं बड़ी कड़ाके की होती हैं, और आजकल सर्दियां चल भी रही हैं भाई, ठंड तो लगती है दिल्ली में। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि भैया कि सीजन ऑफ सीजन के पैरामीटर डिसाइड करें, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि पर रूम पर डे की रिकवरी कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल लॉस का भी इंपैक्ट उसमें कंसीडर करना पड़ता है विदाउट एनी डाउट। आप ये भी जानते हैं कि हॉस्पिटल के जितने क्वेश्चन हैं, हॉस्पिटल के क्वेश्चन वो ठीक उसी पैरामीटर पर डील हो जाते हैं जिस पैरामीटर पर होटल्स के क्वेश्चन डील होते हैं। बस इतना सा फर्क है भाई कि होटल के केस में है रूम ऑक्यूपाइड बाय गेस्ट, और हॉस्पिटल के केस में रूम ऑक्यूपाइड बाय पेशेंट। ये मैंने आपको बताया भी था आज की क्लास में पहले। अच्छा देखो, कुल मिलाकर सोचा जाए तो जितनी भी इंडस्ट्रीज इस चैप्टर में कवर होती हैं उस पे हम लोगों ने एक तरीके से बात कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस और भी हैं। आपको ध्यान होगा जब हम ये चैप्टर क्लास में कवर कर रहे थे तो उसमें हमने एक क्वेश्चन लाइब्रेरी का भी करा था, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कैंटीन, टोल ब्रिज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर एक के छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे। ज्यादा डिटेल में इन इंडस्ट्रीज को पिक नहीं करा जाता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्रीज के बस एक एक क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट में, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिसमें आपको यह बताया जाता है कि हमको सब्सिडी मिली, हमको यह बताया जाता है कि हमने स्क्रैप को बेच दिया। तो सब्सिडी अगर हमको मिले, हमने स्क्रैप को बेच दिया, तो बेसिकली ये जो रिसिप्ट आपको हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, तो इस रिसिप्ट का क्या करा जाए। आप इसको मानिए कि आपकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई। आप इसको ऐसे सोचिए जैसे कि हम सब लोगों के घरों में महीने के आखिर में न्यूज़पेपर की जो थोड़ी बहुत रद्दी इकट्ठी हो जाती है, हम उसे बेच देते हैं, बेचकर 100-200 रुपए मिल जाते हैं। तो कोई ये थोड़ी कहता है कि हमने 100-200 रुपए कमा लिए, ऐसे कौन कहता है भाई। पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि चलो आज घर का खर्चा चलाने का जो खर्चा होता है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो अगर आपको स्क्रैप बेचने से रुपए मिले, आप कहिए कॉस्ट थोड़ी कम हो गई। सिमिलरली अगर मैं सब्सिडी का एग्जांपल लूं, सब्सिडी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलती है। जैसे अगर मैं कैंटीन का एग्जांपल लेता हूं, गवर्नमेंट बड़ी सारी कैंटीन को सब्सिडी प्रोवाइड करा कर देती है। भाई दिल्ली में हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब जाते हैं तो वहां पर जो कैंटीन है, बड़ी कमाल की कैंटीन है भैया, क्या बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है और बड़े सब्सिडाइज रेट पर मिलता है। इतने सस्ते रेट पर वो इसलिए प्रोवाइड कराने में कामयाब हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग है, उनको पैसे दिए गए। भाई अगर आप किसी को पैसे दोगे तो उसकी कॉस्ट तो कम हो ही जाएगी, और अगर उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में जब वो कस्टमर से फाइनली अमाउंट चार्ज करेगा तो थोड़ा कम ही चार्ज करेगा।
आप जानते हैं जैसे एलपीजी के केस में गवर्नमेंट जो है उनको सब्सिडी देती है, तभी हम लोगों को वो गैस फैसिलिटी बड़े सस्ते रेट पे प्रोवाइड भी कराकर दी जाती। बड़ी सारी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो बिजली पानी की सुविधाएं हैं वो भी सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कराकर दी जाती। कुल मिलाकर ये सारा का सारा खेल असल में कॉस्ट का है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ही कम हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में कस्टमर से कॉस्ट भी कम ही मांगी जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने कर रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को बड़े अच्छे ढंग से पढ़िएगा, और ये जो रिविजनरी वीडियो हमने बनाया है ये उसको सपोर्ट करेगा, ये उसको सप्लीमेंट करेगा। भाई कुल मिलाकर सोचा जाए तो मेन क्लासेस प्लस रिविजनरी वीडियो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको एक वंडरफुल रिजल्ट लाकर देगा। इसी कोशिश को ध्यान में रखते हुए ये काम हम आपके लिए कर कर यहां तक लाए हैं, और ये रिविजनरी वीडियो हमने बनाया है ताकि इससे आपका थोड़ा एडवांटेज आपको मिल सके। ओके जी, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले रिविजनरी वीडियो में, और आप जानते ही हैं कि अगला चैप्टर मैं कौन सा पिक करने वाला हूं, वेल दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ओके, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।